नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में कक्षा 8 इतिहास पुस्तक के प्रथम अध्याय का अध्ययन किया था, आज के इस वीडियो में हम इतिहास पुस्तक के द्वितीय अध्याय का यानी द्वितीय चैप्टर का दूसरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, दूसरा चैप्टर क्या है? व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, यानी किस प्रकार से और ब्रिटिश कंपनी ने हमारे भारत पर व्यापार से एक शुरुआत की है ना, और धीरे धीरे उस व्यापार को करते हुए उन्होंने यहाँ पर भारत में अपना शासन एक तरह से सत्ता स्थापित कर ली। उस यात्रा को आज हम पढ़ेंगे, है ना। देखिए, हमने पढ़ा था कि मध्यकाल जो था, है ना, मुग़लों का उसमें शासन था, और धीरे धीरे जो मुग़ल शासन है वो एक तरह से पतन की ओर अग्रसर होता गया, और यहाँ पर अंग्रेज़ों की सत्ता धीरे धीरे स्थापित होने लग गई। तो उसी के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, मुग़ल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। यदि मुग़ल बादशाहों के क्रम को देखा जाए, है ना, तो उसमें हम देखते हैं बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, शाहजहाँ है ना, और इस तरह से आखिरी जो शक्तिशाली जो बादशाह थे कौन थे? औरंगजेब, है ना। औरंगजेब के शासन के बाद का जो मुग़ल कालीन शासन है उसको हम उत्तर मुग़ल कालीन शासन के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि आखिरी शक्तिशाली, है ना, यानी इसके बाद में जो शासक हुए मुग़ल शासक वो कमज़ोर थे। ये जो औरंगजेब है ये आखिरी शक्तिशाली शासक था, ठीक है। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था, यानी वर्तमान जो भारत है, मानचित्र में भारत का अध्ययन करते हैं, उसके बहुत बड़े हिस्से पर एक तरह से अपना शासन स्थापित कर लिया था, ठीक है। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुग़ल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। यानी जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु के बाद मुग़ल जो सत्ता है एक तरह से कमज़ोर हो गई, और बड़े बड़े जो जमींदार थे या बहुत सारे मुग़ल जो सूबेदार थे वो अपनी अपनी ताकतें दिखाने लगे, यानी अपनी अपनी सत्ता स्थापित एक तरह से करने लगे, ठीक है। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली, यानी अपनी अपनी अलग से रियासतें एक तरह से छोटे छोटे राज्य कायम यानी स्थापित कर लिए, ठीक है। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी, और इन रियासतों का क्रम जैसे जैसे बढ़ने लगा, जैसे जैसे सामने उभर कर आने लगी, उसी तरह जो दिल्ली जो थी, जो पहले एक केंद्र के रूप में स्थापित की गई थी, वो जो थी वो अधिक दिनों तक प्रभावी नहीं रह सकी, यानी एक तरह से दिल्ली का जो नियंत्रण था वो काफ़ी कमज़ोर हो गया, ठीक है। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। देखिए, 18वीं सदी के उत्तरार्ध, एक होता है पूर्वार्ध, एक होता है उत्तरार्ध, यानी 18वीं सदी के लगभग अंत में, है ना, आखिरी में राजनीतिक क्षितिज पर यानी राजनीतिक क्षेत्र में एक तरह से अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी, यानी राजनीतिक क्षेत्र में अंग्रेज जो थे एक तरह से उनकी जो सत्ता थी वो धीरे धीरे से स्थापित होने लगी, और अंग्रेजी ताकत नई एक ताकत के रूप में, है ना, उभरने लगी, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे? ये हमको ज्ञात होना चाहिए कि जो अंग्रेज लोग थे ये हमारे भारत में सर्वप्रथम किस रूप में आए थे? छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में, यानी इन्होंने यहाँ पर आकर के व्यापार प्रारंभ किया था, ठीक है। और यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी।
यानी शुरुआती जब दौर था उसमें केवल इन लोग का ध्यान, अंग्रेजों का ध्यान सिर्फ व्यापार की तरफ था। इन्होंने कोई अपनी सत्ता स्थापित करने में अधिक दिलचस्पी यानी रुचि नहीं ली, है ना। तो फिर ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे, जब उनकी दिलचस्पी, उनकी रुचि इस कार्य में नहीं थी, है ना, सत्ता स्थापित करने में। तो ये सोचने की बात है, विचारने का बिंदु है कि फिर वो एक विशाल साम्राज्य के स्वामी कैसे बन बैठे। ठीक है, इस अध्याय में आप देखेंगे ये कैसे हुआ, यानी इसी बात का आज हम अध्ययन करेंगे कि ये सब कैसे हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, साइड में कुछ दिया हुआ है, चित्र नंबर 1 ये जो हमको दिखाई दे रहा है, कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। यानी अंग्रेज अधिकारी था, क्या नाम था, कैप्टन हडसन। उन्होंने क्या किया, मुगल बादशाह था जो बहादुर शाह जफर और उनके जो बेटे थे उनको गिरफ्तार कर लिया। देखिए ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ये बेटे उनके दिखाई दे रहे हैं गिरफ्तार किए हुए, इनको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। यानी केवल एक प्रतीक के रूप में ही और मुगल बादशाह इस समय रह गए। औरंगजेब के बाद कोई ताकतवर मुगल बादशाह नहीं हुआ। ठीक है, जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। यानी जब जनता में आक्रोश फूटा और 1857 की क्रांति हुई तो बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति का नेता माना गया, यानी क्रांतिकारियों ने इन्हें अपना प्रमुख चुना। जब 1857 की क्रांति एक तरह से विफल हो गई, असफल हो गई, तो अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को और इनके बेटों को एक तरह से गिरफ्तार कर लिया। बहादुर शाह जफर के सामने ही इनके पुत्रों को मार दिया गया और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके नज़रबंद करके कहाँ भेज दिया गया, रंगून। ठीक है, रंगून जेल इनको भेज दिया गया। आगे देखिए, अब हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई थी कैसे आई। देखिए सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अथवा इजाज़तनामा हासिल कर लिया, जिससे कंपनी को पूरब से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था। यानी एक तरह से सन 1600 ईस्वी में क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, है ना, इसने क्या किया, जो इंग्लैंड की जो महारानी थी उस समय जो ताज था इंग्लैंड का, क्या नाम था, एलिजाबेथ, है ना, उस एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अथवा एक तरह से आज्ञा पत्र, है ना, जिसको इजाज़तनामा भी हम कहते हैं, वो हासिल कर लिया। किस लिए कर लिया कि पूरब में हम व्यापार करना चाहते हैं, इसको लेकर के उन्होंने इनसे आज्ञा पत्र प्राप्त कर लिया। ठीक है, इस इजाज़तनामे का मतलब था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। यानी ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, यही सिर्फ पूर्व के देशों में एक तरह से व्यापार करेगी और कोई कंपनी वहाँ पर जा कर के इसी प्रतिस्पर्धा यानी इससे कोई कंपटीशन नहीं कर सकती थी। ठीक है, इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। यानी इस इजाज़तनामे के, इस आज्ञा पत्र के सहारे से कंपनी जो क्या करती थी, समुद्र पार के जो इलाके थे, है ना, दूर समुद्र से, वहाँ जाकर के खंगाल सकती थी। यानी एक तरह से वहाँ पर जांच पड़ताल कर सकती थी, वहाँ पर व्यापार कर सकती थी, है ना, और वहाँ पर देख सकती थी कि वहाँ पर क्या आर्थिक स्थितियाँ हैं। ठीक है, वहाँ से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेच सकती थी। यानी इन्होंने व्यापार एक तरह से प्रारंभ किया तो ये पूर्व के जो देश थे वहाँ पर आए और वहाँ से बहुत सारी सस्ती चीज़ें खरीदी और वहाँ ले जा कर के इन्होंने यूरोप में उन्हें बहुत ऊंचे दामों पर बेचा। ठीक है, आगे हम देखते हैं कंपनी को दूसरी
अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। यानी ये जो कंपनी आई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको कोई डर नहीं था किस चीज़ का, कि दूसरी जो व्यापारिक कंपनियां हैं उसे प्रतिस्पर्धा करनी हमको पड़ेगी, इसका कोई उनको भय नहीं था। उस जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। यानी वह समय ऐसा था जो व्यापारिक कंपनियां हैं एक तरह से मोटे तौर पर मुख्य रूप से प्रतिस्पर्धा से बचकर, यानी कंपटीशन से बच करके, है ना, होड़ से बच करके और बहुत अधिक मुनाफा कमा सकती थी। अगर उनमें आपस में कंपटीशन हो गया, प्रतिस्पर्धा हो गई, तो वो उतना मुनाफा नहीं कमा पाती थी। ठीक है, अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच सकते हैं। तो ये बात हम जानते हैं, अगर कंपटीशन में कोई नहीं होगा, दूसरी कंपनी नहीं होगी, दूसरी पार्टी नहीं होगी, तो हम जानते हैं कि वो अकेले खरीदार होते थे और अकेले ही बेचने वाले होते थे। तो सस्ते दामों में खरीदते थे और ऊंचे दामों में बेचते थे, क्योंकि कोई प्रतिस्पर्धा में कोई कंपनी थी नहीं और वो मनमानी करते थे। ओके, आगे देखिए, तो वाणिज्य क्या है? देखिए, एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है, एक तरह से व्यापार करना। ठीक है, लेकिन यह सही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। यानी जो इजाज़तनामा जो मिला था, आज्ञा पत्र जो मिला था, यह क्या था कि जो यूरोप की जो इनके अलावा, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जो ताकतें थी, जो कंपनियां थी, उनको पूर्व के बाज़ारों में, पूर्वी देशों के जो बाज़ार थे उनमें आने से नहीं रोक सकता था। यानी यह उन पर रोक नहीं लगा सकता था, है ना, वो भी आ सकते थे। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। यानी ये कंपनी जब कैप ऑफ गुड होप का चक्कर लगा करके हिंद महासागर को पार करके आती, तब तक देखिए क्या हुआ, पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। यानी पुर्तगाली जो कंपनियां थी, ये इस कंपनी से पहले पहुंच चुकी थी। ठीक है, वे गोवा में अपना ठिकाना बना चुके थे। कहाँ पर बनाया? गोवा में। पुर्तगाल के खोजी यात्री वास्को डी गामा ने ही 1498 में पहली बार भारत पहुंच इस समुद्री मार्ग का पता लगाया। 17वीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। यानी पुर्तगाल का जो सर्वप्रथम जो एक तरह से व्यापारी आया था, वो कौन था? वास्को डी गामा। और वो कब आया? 1498 ईस्वी में, है ना, यानी 15वीं शताब्दी में। ठीक, आगे देखिए, सत्रहवीं शताब्दी की शुरुआत तक डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लगे थे। यानी 17वीं शताब्दी के शुरुआत में जो डच लोग थे, उन्होंने भी हिंद महासागर में और व्यापार की संभावनाएं, यानी व्यापार के रास्ते खोजने लगे। ठीक है, कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। यानी एक रूप में पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, यानी बहुत से यूरोपीय व्यापारी हमारे यहाँ पर आने लगे। ठीक है, समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। अब समस्या पैदा क्या हो गई, है ना, कि जो ये कंपनियां जो थी, यूरोप की जो कंपनियां यहाँ पर आ रही थी, उनकी एक समस्या थी, क्या थी, कि ये एक जैसी ही चीज़ें खरीदना, वस्तुओं को जो ये खरीदते थे वो एक जैसी खरीदना चाहते थे। ठीक है, यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। यानी हमारे भारत में जो सूती कपड़े बनते थे बारीक, है ना, और रेशम,
ये जो थी इसकी यूरोप में बहुत अधिक मांग थी। इनके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। यानी जो मसाले थे इनकी भी यूरोप में बहुत अधिक मांग रहती थी। ठीक है, यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी। जब प्रतिस्पर्धा इन कंपनियों में, यूरोपीय कंपनी में होने लगी, कंपटीशन होने लगा, तो भारत के जो बाजार थे, भारतीय बाजार थे, उन बाजारों में इन चीज़ों की, इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। यानी जो एक तरह से फ़ायदा जो होता था ना, वो गिरने लगा। ठीक है, अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का एक यही रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर दें। यानी यूरोपीय कंपनियों के सभी के सामने अब यह एक ऑप्शन आया कि ये अपनी जो प्रतिस्पर्धा जो कंपनी कर रही हैं, कंपटीशन जो कंपनियां कर रही हैं, उनको ख़त्म किया जाए, तभी हम अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। ठीक है, लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाइयों की शुरुआत कर दी और पुर्तगाली जो कंपनियां थी आपस में वो लड़ने लग गई। ठीक है, 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी दूसरी कंपनी के जहाज को डुबो देती। यानी इनमें बहुत अधिक व्यापारिक प्रतिस्पर्धा होने लगी और एक दूसरे को गिराने की होड़ में लग गए। जब किसी कंपनी का मौका लगता तो वो दूसरी कंपनी के जहाज को डुबो देते थे। ठीक है, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती है ना। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था। यानी व्यापार जो चल रहा था हथियारों की मदद से, एक तरह से यानी जो अधिकतर शक्तिशाली जो होता था वो कमज़ोर जो व्यापारिक कंपनियां थी उनको दबा देते थे, या तो उनके मालों को लूट लेते थे, जहाज़ों को डुबो देते थे। एक तरह से ये बलपूर्वक जो व्यापार था, ये व्यापार जो था बलपूर्वक, जिसको हम कह सकते हैं एक तरह से हथियारों की मदद से चल रहा था, है ना। और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जा रहा था। और जो व्यापारिक जो कंपनियां इन्होंने अपनी बना रखी थी यूरोपीय ने, इनको एक तरह से किलेबंदी करके इनको सुरक्षित रखा जा रहा था। ठीक है, अपनी बस्तियों को किले बंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। यानी ये जो व्यापारिक कंपनियां थी यूरोप की, इनकी आपस में प्रतिस्पर्धा तो होती ही थी, है ना, आपस में इनकी होड़ होती थी। लेकिन ये जो शासक थे, हमारे देसी जो शासक थे, स्थानीय शासक थे, उनसे भी इनके टकराव, एक तरह से लड़ाइयाँ होने लगी। ठीक है, इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखें ये कैसे हुआ। और जब ये स्थानीय शासकों से टकराव होने लगे तो व्यापार और राजनीति को, यानी व्यापार अलग है और राजनीति अलग है, इसको अलग अलग रखना कंपनियों के लिए मुश्किल होता जा रहा था। एक तरह से ये काम भारी होता जा रहा था। आइए देखें यह कैसे हुआ। यानी हमको देखना है कि एक तरह से स्थानीय लोगों में टकराव कैसे शुरू हुआ और उसका समाधान कैसे निकालते हैं। देखिए आगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।